नमस्कार दोस्तों। चेक बाउंस केस को लेकर बहुत ही अच्छा जजमेंट आया हुआ है कोर्ट से। चेक बाउंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा क्लियर कर दिया है। क्या होगा चेक बाउंस केस में, क्या होना पड़ेगा, क्या नहीं होना पड़ेगा, ये सब कुछ बातें इस केस में बोला गया है। तो चेक बाउंस का जो भी डाउट, जितना भी डाउट होता है किसी भी इंसान के मन में, पूरा इस केस से पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये केस है के भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्य के बीच में। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में एनआई केस में क्या होना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट एनआई केस में होते हैं। टोटल 5 कंपोनेंट एनआई केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं। क्या क्या होने से एनआई केस होता है, यानी कि चेक बाउंस का केस होता है, और इसका जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है इस केस के जरिए। तो एक चेक बाउंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 जो कंपोनेंट्स है वो क्या होने चाहिए, वो इस तरीके से हैं। नंबर 1, ड्रॉइंग ऑफ द चेक। आपको चेक लेना पड़ेगा। उसके बाद 2 नंबर हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ चेक टू द बैंक। आपको चेक जो है अपने बैंक में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। उसके बाद 3 नंबर हो गया रिटर्निंग ऑफ द चेक अनपेड बाय द ड्रॉइंग बैंक। जिस बैंक में आपने दिया है उस बैंक से आपको चेक रिटर्न मिलेगा अनपेड, यानी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपको एक चेक रिटर्न मेमो मिलेगा। नंबर 4, गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक डिमांडिंग पेमेंट ऑफ चेक अमाउंट। आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपने जिससे भी चेक लिया था उनको डिमांड करते हुए आपका जो पेमेंट है वो रिटर्न करने के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको नोटिस उनको देना पड़ेगा। नंबर 5, फेलियर ऑफ ड्रॉअर टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। 15 दिन के अंदर वो जो ड्रॉअर है जिसने आपको चेक दिया था वो 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो एनआई केस होता है। तो ये जो 5 कंपोनेंट है ये अगर फुलफिल होते हैं तो एक एनआई केस बनता है, यानी कि चेक बाउंस का केस बनता है। कोर्ट हैव jurisdiction over territorial limits wherein any of the 5 component occurs would have the jurisdiction to deal with cases, and if 5 acts were done in 5 different places, any one of the area can choose by the complainant to file the case। इसका मतलब है जो 5 कंपोनेंट है वो 5 कंपोनेंट अगर किसी भी एरिया में अगर हुआ है तो उसी एरिया का जुरिस्डिक्शन होता है, वहीं पे आप केस फाइल कर सकते हैं। ये जो 5 कंपोनेंट है, जैसे आपने अगर दिल्ली में अगर चेक लिया हुआ है तो आप दिल्ली में केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपका चेक जो है वो अगर दूसरे पकड़ लीजिए मुंबई में अगर बाउंस हो गया तो आप मुंबई में भी केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस दिया है दूसरे किसी शहर से तो वहां से भी आप केस फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब है जो 5 कंपोनेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है वो 5 में से कोई भी किसी भी एरिया से अगर होता है तो उसी एरिया से आप केस फाइल कर सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन जो है इसका जो केस फाइल करने का जो जगह है वो 5 में से कोई भी एक जगह को आप चूज करके केस फाइल कर सकते हैं। इस तरीके का कमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एनआई केस के मामले में। तो एनआई केस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जरिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है। तो क्या होने से एनआई केस होता है और जुरिस्डिक्शन कहाँ पे होता है, कहाँ पे हम लोग को केस फाइल करना होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जरिए क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।